हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो फिर से हम द हिंदू का एडिटोरियल लेके आ गए हैं। और देखो, आपको मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर मान लो मैं आपके लिए इतना काम कर रहा हूँ कि द हिंदू का एडिटोरियल लिखना अपने आप में और उसके बारे में बताना थोड़ा सा ट्रिकी तो होता ही है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी अच्छा कंटेंट मिल सके। तो शुरू करते हैं। आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है द हिंदू का, और हमारा डेट है ये 16 अगस्त डेट है, और मुझे लगा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करना चाहिए। शुरू करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ। द वर्डिक्ट द वर्डिक्ट ऑन वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? हमारा फैसला, जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का ऑन वुमेन्स राइट, कि औरतों के राइट्स पे टू प्रॉपर्टी, कि उनको प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। इस बात पे बताया कि वुमेन्स का क्या राइट है प्रॉपर्टी पे, अगर जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी आपकी प्रॉपर्टी है, उस पर क्या राइट है। ठीक है। व्हाट ए को पार्सनरी प्रॉपर्टी डज द सुप्रीम कोर्ट, वेट ए सेकंड, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। व्हाट ए को पार्सनरी प्रॉपर्टी क्या है? जैसे मान लो आपकी फैमिली प्रॉपर्टी है, तो उसमें को पार्सनरी प्रॉपर्टी है, उसमें बहुत सारे लोगों का पार्ट है। ठीक है, तो उसको को पार्सनरी प्रॉपर्टी कहा जाता है। डज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूलिंग, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, उन्होंने जो रूल दिया है, जो वर्डिक्ट दिया है, सेटल द इशू ऑफ इनहेरिटेंस, क्या वो जो इशू है इनहेरिटेंस का, ये जो प्रॉपर्टी दी जाती है लड़कियों को, उसको सॉल्व कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? डज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूलिंग, उनका जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, सेटल कर पाएगा, सॉल्व कर पाएगा द इशू, जिस प्रॉब्लम को ऑफ इनहेरिटेंस, जो लड़कियों को प्रॉपर्टी दी जाती है, उस प्रॉब्लम को, उस इशू को सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये इसमें बताया गया है। ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, अभी थोड़ा सा इसको साइज दे देते हैं। द स्टोरी सो फार, अब तक स्टोरी क्या है? ठीक है। ऑन अगस्त 11 पे क्या हुआ है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है, ये पक्का कर दिया है, दैट द डॉटर्स लाइक सन्स, कि डॉटर हैं जो वो सन्स की तरह हैं, बेटियां हैं जो बेटों की तरह हैं, एंड हैव एन इक्वल राइट टू इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और उनको बराबर अधिकार है, हैव एन इक्वल राइट टू इनहेरिट, प्रॉपर्टी लेने का, इनहेरिट होने का, उनको मिलेगी प्रॉपर्टी। कौन सी? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है आपकी, आपके दादा से परदादा से जो मिलेगी, उसके लिए इक्वल राइट है, लड़कियों को लड़कों की तरह, या समझ बेटियों को बेटों की तरह। आगे बढ़ते हैं। द लेजिस्लेशन दैट कन्फर्ड को पार्सनरी स्टेटस, कन्फर्ड का मतलब दिया गया है, जैसे कन्फर्ड होता है देने के लिए होता है। लेजिस्लेशन जो रूल है, इस रूल ने, जिसने कन्फर किया है क्या? को पार्सनरी स्टेटस, स्टेटस की, भाई जो प्रॉपर्टी में जो पार्ट मिलेगा उस बात को दिया है। कन्फर्ड ओन, मतलब कन्फर्ड ओन हमेशा देने के लिए आता है। कन्फर्ड क्या? को पार्सनरी स्टेटस ऑन वुमेन, औरतों को दिया है। डेटेड बैक टू 2005, ये 2005 में दिया गया था। व्हेन द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 वॉज अमेंडेड, और उस समय 1956 का जो एक्ट था उसको भी अमेंड किया गया था। और अब मैं इसमें बताऊंगा कि जो 2005 में आया था उसमें क्या, मतलब उसमें क्या चेंजेस किए हैं। 1956 में क्या था? जो हिंदू सक्सेशन एक्ट था, हिंदू के द्वारा अपने बेटियों को प्रॉपर्टी दी जाती है, उसमें क्या था वो अमेंड किया गया, वो सारी बातें इसमें आएंगी। ठीक है। तो फिर से द लेजिस्लेशन दैट ऑफर्ड, जो ऑफर किया गया था 2005 में, और व्हेन द हिंदू सक्सेशन एक्ट वाज अमेंडेड, जब अमेंड किया गया था। तो ये पहले की बात है। अब आगे बात करते हैं। द वर्डिक्ट आंसर द क्वेश्चन वेदर द, जो वर्डिक्ट है वो जवाब देता है, जो वर्डिक्ट अभी आया है वो किसका आंसर करता है? वेदर द को पार्सनरी राइट्स ऑफ डॉटर कम्स इनटू अफेक्ट ओनली इफ द फादर, वो इस बात का आंसर करता है कि जो को पार्सनरी मतलब जो हक है किसका, बेटियों का, राइट्स ऑफ डॉटर कम्स इनटू अफेक्ट, वो कब से लागू होगा? ओनली इफ द फादर, कब मिलेगा, वो अफेक्ट में कब आएगा, कब उसका वो सही होगा? इफ द फादर थ्रू हुम द राइट इज क्लेम्ड, अगर पिता है जिससे क्लेम लिया जाए, वो इज अलाइव ऑन द लैंड ऑन द डे ऑफ द अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स। तो प्रॉब्लम ये आ रही है, सिर्फ यही डाउट है इसमें। 2005 में जो पहले राइट था उसमें ये था कि अगर जो 2005 में अमेंडमेंट हुआ तो ये कहा गया कि भाई 2005 के बाद ही ना जो डॉटर्स होंगी उनको मिल पाएगा, ये पहले वाली जो डॉटर्स हैं उनको नहीं मिल पाएगा। और एक चीज़ और भी थी कि अगर फादर अलाइव है, उस टाइम फादर अलाइव है, 2005 तक अलाइव है, तो ही मिलेगा ये, जो पुरानी है उनको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो इस बात पे उन्होंने बताया है, द वर्डिक्ट आंसर, वर्डिक्ट इसका आंसर देता है, वेदर द को पार्शनरी राइट्स ऑफ डॉटर, कि जो प्रॉपर्टी का राइट है औरतों का, कम्स इनटू इफेक्ट, वो लागू होगा ओनली इफ द फादर,
कि अगर फादर थ्रू विच जिससे क्लेम लेना है वॉज अलाइव ऑन द डे द अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स, इस बात का आंसर देगा कि पिता जिंदा है 2005 तक या नहीं है, कि उसके बाद मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बात का आंसर ये वर्डिक्ट देता है। द टॉप कोर्ट रूल्ड दैट, जो टॉप कोर्ट ने रूल किया है, बताया है, दैट ए डॉटर राइट्स फ्लोज फ्रॉम द हर बर्थ, कि डॉक्टर जो टॉप कोर्ट हमारा सुप्रीम कोर्ट ने उसने रूल किया है, उसने बता दिया है, उसने इस बात को कह दिया है, रूल कर दिया है कि भाई ये ऐसा ही है, मतलब उसने कानून बना दिया है दैट अ डॉटर राइट्स फ्लोज फ्रॉम हर बर्थ, कि जो बेटी का अधिकार है वो उसके जन्म से ही उसे मिलेगा, एंड नॉट बाय एनी अदर फैक्टर, कोई और फैक्टर की कोई जरूरत नहीं है, कब पिता जिंदा था, 2005 से पहले बाद में, क्या कोई भी फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है इसमें, बस कि अगर लड़की को राइट है तो राइट है, जैसे एक लड़के को मिलता है। फिर आगे बात करते हैं, व्हाट इज को पार्सनरी प्रॉपर्टी इन हिंदूज लॉ। ये कहता है हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग को पार्सनरी प्रॉपर्टी कैसे क्या है, ठीक है, कि जो पारिवारिक प्रॉपर्टी है आपकी वो क्या है, उसका क्या रूल्स है, कैसे क्या है। कहा जाता है ए हिंदू ज्वाइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ लीनियर डिसेंडेंट्स, जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली है उसमें लीनियर डिसेंडेंट्स होते हैं, लीनियल मतलब जो नज़दीकी डिसेंडेंट्स हैं, जैसे एक फैमिली है, आपकी फैमिली में आपके दादाजी हैं, उनके डिसेंडेंट आपके फादर हैं, उनके भाई हैं, और फिर आपके परिवार में जो आपके ब्रदर हैं या आप हो, तो ये पूरी ज्वाइंट फैमिली होगी हमारी, फादर, उनके दो बेटे हैं, बेटों के बेटे हैं, तो ये टोटल एक ज्वाइंट फैमिली होगी हमारी। ए हिंदू ज्वाइंट फैमिली कंसिस्ट ऑफ लीनियल डिसेंडेंट्स ऑफ ए कॉमन एंसेस्टर, और जो कॉमन एंसेस्टर हमारे दादाजी हैं उसकी बात कर रहे हैं, जैसे उनका कॉमन नीचे चलता आ रहा है। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ज्वाइंट फैमिली को बताया गया ए मेल हेड, एक मेल हेड होगा, जो दादाजी बता दिया, हिज डिसेंडेंट्स, उनके दो बेटे हो गए मान लो, एंड इंक्लूडिंग देयर वाइफ्स, उनकी वाइफ्स होगी, और उनके अनमैरिड डॉटर्स या जो भी, ये डिसेंडेंट्स यहाँ पे लड़कों की तरफ एक तरफ ले लिया, सारे एक तरफ लड़के हो गए, तो वाइफ्स होंगी, अनमैरिड डॉटर्स हो गए, तो जो भी फैमिली के पूरे सब लोग के सब लोग हैं उनकी बात करते हैं डिसेंडेंट्स, ठीक है। को पार्शनरी ए स्मॉल यूनिट ऑफ फैमिली दैट जॉइंट्स ऑन ऑन फैमिली, एक को पार्शनरी जो यूनिट होती है ना, मान लो वो एक स्मॉल यूनिट है ऑफ फैमिली दैट जॉइंट्स ओन प्रॉपर्टी, जैसे हम अगर बात करते हैं कि एक फैमिली में दो बेटे हैं, ठीक है, और उनके दो बेटे हैं, तो ये को पार्सनरी यूनिट है, मतलब एक छोटी सी यूनिट है, जिस जैसे एक प्रॉपर्टी है उसमें सबका हिस्सा है, तो एक छोटी यूनिट होती है एक फैमिली में जिसके सभी हिस्सेदार हैं, को पार्सनरी उसको बोला जाता है, संपत्ति अगर बात करें तो, ठीक है। एक को पर्सन इज स्मॉल यूनिट ऑफ फैमिली दैट जॉइंट्स ऑन प्रॉपर्टी, जो ओन्स प्रॉपर्टी, जो जॉइंटली ओन्स करते हैं किसी प्रॉपर्टी को, वो एक स्मॉल यूनिट है, को पार्सन उसको बोला जाता है। एक को पार्सनरी कंसिस्ट ऑफ ए प्रोपोस्टियस, ऐसे प्रोपोस्टियस इसमें होता है, वो प्रोपोस्टियस कौन है, आपके दादाजी हैं जैसे मान लो, दैट इज ए पर्सन एट द टॉप ऑफ द लाइन ऑफ डिसेंडेंट, जो सबसे ऊपर है वो हमारे प्रोपोस्टियस होता है, अ पर्सन एट द टॉप ऑफ द लाइन ऑफ डिसेंडेंट्स, जो सबसे ऊपर है, एंड हिज थ्री लीनियर डिसेंडेंट्स, उसके तीन लीनियर डिसेंडेंट्स हो सकते हैं, जैसे सन आपके फादर, ग्रैंड सन है, आप खुद हो गए मान लो, और उसके बाद आपके बच्चे हैं तो ग्रेट ग्रैंडसन्स, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से हमारी लाइन बनती है कि सन आ गया, फादर आ गया, फिर उसके बेटे आ गए, फिर उनके ग्रेट ग्रैंडसन्स आ गए हैं, ठीक है जी। को पार्शनरी प्रॉपर्टी इज नेम्ड दस, इसको नाम इसलिए दिया गया है बिकॉज द ओनरशिप इज मार्क्ड बाय, और इसको ओनरशिप इसमें क्या है, इसको नाम इस तरीके दिया गया है को पार्शनरी का मतलब सबके साथ साथ है, को ओनरशिप, इसमें को ओनरशिप है, इज मार्क्ड बाय यूनिटी ऑफ पोजीशन, ये सब एक साथ उसकी यूनिटी ऑफ पोजीशन, पोजीशन में सबका साथ है, यूनिटी है, सब एक साथ ही हैं भाई, इसके भी है, इसके भी, इसके भी, इसके, और उनको यूनिटी ऑफ पोजीशन है, टाइटल है, इंटरेस्ट है, और इस तरीके से मतलब एक तरह से पार्टनर्स हैं वो, ठीक है। द इंग्लिश टर्म इट सेल्फ इज बोरोड फ्रॉम कॉमन लॉ, जो इंग्लिश टर्म है वो कॉमन लॉ से बोरो की गई है, बट द कंसेप्ट इज फाउंड इन हिंदू लॉ, पर ये रियल कंसेप्ट इसका हिंदू लॉ में मिलता है। और इन द मिताक्षरा, मिताक्षरा की बात कर रहे हैं, मिताक्षरा हमारे कंसेप्ट है पुराने जैसे, इन द मिताक्षरा स्कूल, स्कूल में कहा जाता है, विच प्रिवेल्स इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया, जो बहुत सारे हमारे इंडिया के पार्ट में मिताक्षरा, असल में मिताक्षरा पुरानी जैसे कंसेप्ट हमने उठा रखे ना, हमारा लॉ है, जैसे मिताक्षरा एक तरह से लॉ है, जो मिताक्षरा लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है, विच प्रिवेल्स इन द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया के सभी पार्ट में है, अ मेल राइट टू, एक सेकेंड इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये कहता है इन द मिताक्षरा स्कूल विच प्रिवेल्स इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, जो इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में है, ए मेल्स राइट, जो पुरुष का है राइट, टू द को पार्टनर इज बाय बर्थ, जो मेल का राइट है वो जन्म से ही वो एक हिस्सेदार बन जाता है, बट इफ अ न्यू बॉर्न बेबी इज द फिफ्थ लीनियर डिसेंडेंट, पर अगर नया बच्चा है वो पांचवी पीढ़ी का है, कौन सी पीढ़ी का है, पांचवी पीढ़ी का है, तो एक नई सिचुएशन क्रिएट होती है, बट अ न्यू बॉर्न बेबी
वन सेकेंड, अगर न्यू बॉर्न बेबी है वो 5वीं पीढ़ी में आ जाता है। जैसे अगर आपकी मैं बात करूं, जैसे आपके दादाजी हैं, दादा के आपके फादर हुए, फादर के उसके बाद फादर के आप हो गए हो, और आपके बाद आपका लड़का और उसका भी लड़का, मतलब 5वीं पीढ़ी पे आ जाता है। ठीक है, ये उसकी बात कर रहे हैं। If the newborn baby is the fifth lineal descendant, that is great great grandson, while the common ancestors, जो common ancestors हैं, जैसे आपके फादर हो गए, आप हो गए, आपका लड़का हो गया, वो सभी जिंदा हैं। ठीक है, while common ancestors, his son, grandson and great grandson are alive, सब जिंदा हैं। The right to be included in the co-personary will ripen, जो राइट है, अब 5वें लड़के का जो राइट है, द राइट टू बी इंक्लूडेड इन द को पार्सनरी विल, उसका राइट है को पार्सनरी विल के में आने का, विल, हाँ, जो उसका राइट है को पार्सनरी में आने का, विल राइपन, वो तब मिलेगा उसे, विल तब पकेगा, ओनली व्हेन द कॉमन एंसेस्टर डाई, जब इनमें से कोई मर जाता है। जब इनमें से कोई मर जाएगा तो वही 4 पीढ़ी बन जाएंगी, इनमें से कोई गुजर गया तब ही उसको 5वें पीढ़ी को राइट मिलेगा, इनमें से कोई गुजरेगा तो 4 ही पीढ़ी रहेंगी, मतलब बेसिकली। इन अदर वर्ड्स, को पार्सनरी हैज सक्सेशन अप टू 4 डिग्रीज ऑफ लीनियर डिसेंडेंट। तो कहा, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो को पार्सनरी है जो हमारी, जो संपत्ति है हमारी, हैज सक्सेशन अप टू, उसका जो अधिकार, जो आगे बढ़ेगी, मतलब प्रॉपर्टी जो बटेगी आगे तक, वो 4 पीढ़ी तक ही जा सकती है। सक्सेशन अप टू 4 डिग्रीज ऑफ लीनियर डिसेंडेंट, वो 4 डिग्री तक जा सकती है, 4 पीढ़ियों तक जा सकती है। इट इज बिलीव्ड दैट दिस इज बेस्ड ऑन द हिंदू टेनेंट, ये माना जाता है कि हिंदू रूल के अकॉर्डिंग ये है, दैट ओनली मेल अप टू 3 डिग्रीज, कि जो मेल 3 पीढ़ी तक के मेल हैं, कैन ऑफर, वही सिर्फ क्या कर सकते हैं, स्पिरिचुअल मिनिस्ट्रेशन दे सकते हैं। मतलब जैसे हम अपने पूर्वजों को कुछ ऑफर करते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, वो सिर्फ 3 पीढ़ी तक ही हो सकता है, मिनिस्टर्स टू द एंसेस्टर्स, वो 3 पीढ़ी तक हो सकता है। तो इसलिए इस पे डिपेंड करता है, भाई 3 पीढ़ी तक दे सकते हैं तो फिर उतना उनको ही हक मिले, इस तरीके से। एंड ओनली मेल्स कैन बी को पार्टनर्स, और मेल ही केवल को पार्टनर हो सकते हैं, मेल ही केवल हिस्सेदार हो सकते हैं प्रॉपर्टी में, ये कहता है हमारा हिंदू लॉ। फिर आगे बात करते हैं, व्हाट वाज द ट्रेडिशनल पोजीशन, तो पहली पोजीशन क्या थी, एंड हाउ वाज इट चेंज्ड बाय कोडिफाइड लॉ, और वो कैसे बदली। ठीक है जी, पहले ट्रेडिशनल पोजीशन क्या थी, पहले वाली पोजीशन क्या थी, और वो कैसे कोडिफाइड लॉ से चेंज हुई है। आगे बात करते हैं, इन मिताक्षर लॉ, जो मिताक्षर लॉ में क्या कहता है, कानून क्या कहता है, ऑन द डेथ ऑफ को पार्टनर, अगर को पार्टनर गुजर जाता है, ठीक है, जैसे जो मेन बंदा है, मान लो आप 2 ही लोग हैं, एक बंदा गुजर जाता है, मान ले आपके दादा और आप हैं, आपके दादा मतलब आपके पिता और आप हैं, तो अगर को पर्सन गुजर जाता है, जो मेन है, हेड है, वो गुजर जाता है, हिज इंटरेस्ट बिकम मर्ज विद द अदर सर्वाइविंग को पार्टनर्स, अगर आपके दादाजी गुजर जाते हैं तो आपके फादर और सब में वो चीज़ बढ़ जाएगी, मतलब 5 लोग पहले हिस्सेदार थे, अगर एक गुजर जाता है तो 4 लोगों में उसका हिस्सा चला जाएगा। हिज इंटरेस्ट, उसका जो बेनिफिट है, बिकेम मर्ज, वो मर्ज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, मिक्स विद द सर्वाइविंग को पार्टनर्स, जो जिंदा पार्टनर को पार्टनर्स हैं या पार्टनर्स हैं, उनमें डिवाइड हो जाएगा। सन्स इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ओनली बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग और बिकमिंग को पार्टनर्स, जो बेटे होंगे उनको प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, या तो जन्म से मिल जाएगी, और मान लो 5वीं पीढ़ी में है, बिकमिंग का मतलब कैसे बनेगा, अगर 5वीं पीढ़ी में है तो एक पीढ़ी का मतलब बंदा चला जाता है तो वो 4 पीढ़ी को मिल जाएगा। ठीक है, या होते ही मिल जाएगा, अगर पीढ़ियां कम हैं तो भैया तीसरी में तो सीधा डायरेक्ट मिल जाएगा, चौथी में डायरेक्ट मिल जाएगा, 5वीं में होगा तो उसे बनना पड़ेगा जब बेचारों को मिलेगा। इस तरीके से पहला रूल था। व्हेन द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 वाज इनेक्टेड, जब हिंदू सक्सेशन एक्ट था, सक्सेशन का मतलब जो जिससे प्रॉपर्टी मिलती है, आगे जाती है, सक्सेशन में आगे बढ़ती है, एक्ट 1956 वो इनेक्टेड, जब उसको लाया गया, दिस पोजीशन वाज, मतलब या उसको इन्फोर्स किया गया या उसको लागू किया गया, दिस पोजीशन वाज लार्जली प्रिजर्व्ड बाय सेक्शन सी, तो ये जो सारी बात थी वो प्रिजर्व की गई थी सेक्शन सी में, सेक्शन सी में सारी बात लिखी गई थी। इट सेड दैट व्हेन ए मेल हिंदू डाइड, जब एक हिंदू मेल मरता है, हिंदू पुरुष मरता है, आफ्टर दैट एक्ट केम इनटू फोर्स, ये वही लागू करने के बाद, हिज इंटरेस्ट, जो उसका इंटरेस्ट है, इन अ मिताक्षा को पार्सनरी शेल गो टू द सर्वाइविंग मेंबर्स, ये पहले हम कह भी चुके हैं। तो जो उसका उसका जो अधिकार है, इंटरेस्ट का मतलब उसका अधिकार है, इन अ इन अ मिताक्षा को पार्सनरी, मतलब जो मिताक्षा के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर्टी है, शेल गो टू द सर्वाइविंग मेंबर्स, तो जो बच्चे जिंदा मेंबर्स हैं उनमें डिवाइड हो जाएगा, एंड नॉट इन अकॉर्डिंग्स विद द एक्ट, और इसमें एक्ट का कोई वो नहीं है। ठीक है, और एक्ट की नहीं है, मतलब ऐसा है कि अगर कोई एक मर जाता है तो वो अपने आप तो बाकी में डिवाइड हो जाएगा। तो ठीक है, तो यही बात ही कहना चाहे। हाउएवर ए
प्रोवाइजो वॉज एडेड टू प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ द फीमेल चिल्ड्रन। पर इसमें एक प्रोवाइजो भी ऐड, एक प्रोविजन भी ऐड किया गया कि भाई वॉज एडेड टू प्रिजर्व द इंटरेस्ट ऑफ द फीमेल चिल्ड्रन, कि फीमेल चिल्ड्रन का भी, अगर कोई लड़की है उसका भी अगर फायदा है, उसको भी फायदा पहुंचाने के लिए एक चीज इसमें ऐड की गई, प्रिजर्व द इंटरेस्ट, मतलब उसका उसका अधिकार, उसको ऐड करने के लिए इसको, इस चीज को ऐड किया गया उसमें। इट सेड, ये कहता है, इफ द डिसीज लेफ्ट, अगर जो डिसीज्ड है लेफ्ट बिहाइंड, अगर मरने वाला अपने पीछे, डिसीज का मतलब मरने वाला, लेफ्ट बिहाइंड एक क्लास वन फीमेल रिलेटिव, अपने पीछे एक क्लास वन फीमेल रिलेटिव छोड़ देता है। जैसे क्लास वन का मतलब अच्छी, मतलब पहली दर्जे का अगर बात करना चाह रहे हैं, फीमेल रिलेटिव छोड़ देता है, मतलब ऊपर सोसाइटी बात कर रहा है, अगर उनमें से कोई मर जाता है और उसके पीछे क्लास वन फीमेल रिलेटिव रह जाते हैं, जैसे डॉटर हो गया, विडो हो गया, या मदर हो गया, या बेटी छोड़ गया है, या उसकी पत्नी हो गई है, या उसकी माँ है, ठीक है, अगर रह गई है, और मेल रिलेटिव क्लेमिंग, और कोई मेल रिलेटिव है जो क्लेम कर रहा है थ्रू सच फीमेल किन, कि भाई ये फीमेल किन जिंदा है, वो छोटी उम्र की है, तो कहता है कि इसको ये राइट मिलने चाहिए, हिज इंटरेस्ट वुड गो टू देम, तो वो इंटरेस्ट उसको मिलेगा। देखो इसने क्या हाई क्लास के लिए बदल दिए चाहिए, ये कहता है अगर कोई हाई क्लास का बंदा अपने पीछे डिसीज होने के बाद अपने पीछे किसी वो लड़की को छोड़ जाता है, बेटी को छोड़ जाता है, पत्नी को छोड़ जाता है, तो उसको ये राइट्स मिलेंगे। या मेल रिलेटिव को कहता है कि भाई इस बच्चे का ध्यान कौन रखे, तो उस मेल रिलेटिव के थ्रू उस लड़की को मिलेंगे, ठीक है, फीमेल किन है, नजदीकी रिलेटिव है, हिज इंटरेस्ट वुड गो टू देम, तो उसका फायदा जाएगा, वुड गो टू देम बाय टेस्टिमनी, या तो विल के थ्रू चला जाए या बिना विल के चला जाए, पर उसको जाएगा जरूर, ठीक है, सक्सेशन एंड नॉट बाय द सर्वाइवरशिप, और इस सर्वाइवरशिप पे कोई डिपेंड नहीं, कोई जिंदा नहीं है, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। तो समझे, मतलब हाई क्लास के लिए ये भी चीजें उन्होंने कर दी। दिस मीन, इसका क्या मतलब, दिस मीन दैट इवन द कोडिफाइड लॉ, जो पुराना कोडिफाइड लॉ था, डिड नॉट एड्रेस, वो सॉल्व नहीं कर रहा था, एड्रेस का मतलब सॉल्व है, डिड नॉट एड्रेस द कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जो पुराना लॉ था वो भी ना जो औरतों के खिलाफ जो भेदभाव था उसको सॉल्व नहीं कर रहा था। हाई क्लास में तो कर दिया उन्होंने, पर ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो भी इसको एड्रेस नहीं कर रहा था, किसको, कन्वेंशनल, जो डिड नॉट एड्रेस द कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जो प्रॉपर्टी के में जो कन्वेंशनल डिस्क्रिमिनेशन है उसको सॉल्व नहीं कर रहा था। फिर बात करते हैं ऑल्दो बाय सेपरेट कॉलोनियल एरा लॉज, और इसके बावजूद ऑल्दो, पर फिर भी क्या कहता है, सेपरेट कॉलोनियल लॉज आए, जैसे अंग्रेजों के टाइम के बहुत सारे लॉज आए, सम लिमिटेड राइट्स राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस वर कन्फर्ड ऑन, कुछ लिमिटेड राइट्स दिए गए, कन्फर्ड ऑन का मतलब दिए गए, ऑन डॉटर्स, डॉटर्स को दिए गए, रिस्पेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटेस्टेमेट, कि अगर बिना उसके, बिना विल के, इंटेस्टेमेट का मतलब बिना विल, अगर किसी का विल नहीं बनी हुई है उसके बिना भी दिए गए, नॉन को पर्सनरी प्रॉपर्टी, नॉन को पर्सन कोई भी उसका कोई पार्टनर नहीं है तब दिए गए, मान लो अकेली वो रह गई है, इन द हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 1929 के अकॉर्डिंग उसको दिए गए, ठीक है, बहुत लिमिटेड कहना चाहे, सम लिमिटेड राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस दिए गए, एंड विडोज, और विडोज को दिए गए, हुज राइट टू सक्सीड टू हस्बैंड प्रॉपर्टी वॉज इक्विटेड टू द सन, विडोज को दिए गए, मान लो अगर पिता से गुजर जाता है तो भाई विडो को मिलेंगे, और इक्वल होंगे सन के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे बेटे को मिलेंगे तो माँ को भी अगर मिलेंगे, तो ये भी राइट दिया गया 1937 के अकॉर्डिंग दिया गया, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी आई कि भाई अगर माँ है तो माँ को तो अधिकार मिलेगा ना, अगर पिता गुजर गया तो माँ को अधिकार मिलेगा, तो ये राइट्स ऐड किए गए। वुमेन्स वर डिनाइड, पर औरतों को, हाँ, विमेन वर डिनाइड को पर्सन स्टेटस, पर औरतों को स्टेटस नहीं दिया गया, अगर ओवरऑल देखा जाए तो औरतों को स्टेटस नहीं दिया गया, डिनाइड का मतलब मना करना, स्टेटस नहीं दिया गया कि उनको अधिकार, को पर्सनल स्टेटस, प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। दीज लॉज वर रिपील्ड, और इन लॉ को कैंसिल कर दिया गया, रिपील्ड का मतलब कैंसिल कर दिया गया, रिपील्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, और इनको रिपील कर दिया गया किसके थ्रू, 1956 के थ्रू रिपील कर दिया गया। जैसे हम आगे बढ़े, व्हाट चेंजेस डिड द 2005 अमेंडमेंट ब्रिंग, कि ये चेंजेस है क्या लेके आता है, 2005 वाला जो अमेंडमेंट आया है वो क्या बदलाव लेके आया पुराने वाले लॉ के अकॉर्ड के कंपेयर में। फिर बात करते हैं इन द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस, अपने स्टेटमेंट में उसने ऑब्जेक्शन, कुछ ऑब्जेक्शन लगाए और कुछ रीजंस दिए फॉर द अमेंडमेंट, कि अमेंडमेंट क्यों हुआ ये। द यूनियन गवर्नमेंट सेड, जो यूनियन गवर्नमेंट ने कहा, दैट द रिकॉग्निशन गिवन इन 1956, जो एक्सेप्ट, रिकॉग्निशन में जो एक्सेप्ट किया गया है और जो क्यों क्या चीज मानी गई है, द रिकॉग्निशन गिवन इन 1956 एक्ट टू द रूल ऑफ डिवोल्यूशन, किस बात का रूल, कि भाई कैसे प्रॉपर्टी डिवोल्यूशन में ट्रांसफर, टू द डिवोल्यूशन बाय सर्वाइवरशिप, कि अगर
पिता जिंदा है, जो भी अगर आपका एंसेस्टर जिंदा है, उस बात पे क्या रूल दिए गए, एंड इट्स रिटेंशन, और किस उसको देने का, रखने का, ऑफ द मिताक्षरा को पर्सनल प्रॉपर्टी विदाउट इंक्लूडिंग इट मीन दैट द वुमन कुड नॉट इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन द सेम मीन। अच्छा, ये दोबारा मैं इसको समरी करूंगा। ये कहना चाहता है कि भाई क्या ऑब्जेक्शन लगाए, क्या रीजन लगाए इस अमेंडमेंट में। देन यूनियन गवर्नमेंट ने कहा द रीजंस गिवन इन 1956 एक्ट टू द रूल ऑफ डिवोशन, कि 1956 में क्या था, जो प्रॉपर्टी जा रही है डिवोल्यूशन बाय स्कॉलरशिप, बाय सॉरी सर्वाइवरशिप, कि जो प्रॉपर्टी जाएगी वो सर्वाइवरशिप पे डिपेंड करेगी, भाई कौन सा एंसेस्टर जिंदा है उसके पे डिपेंड कर रही है चीजें, ठीक है। फिर क्या, इट्स रिटेंशन, उसको रखने वाली, ऑफ द मिताक्षा कॉर्पोरेटरी प्रॉपर्टी को, पार्सनरी जो प्रॉपर्टी है उसको रखने वाली बात की, विदाउट इंक्लूडिंग वुमेन इन इट, और औरतों को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। वो मीन दैट, उसका मतलब क्या है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन दैट द वुमन कुड नॉट इनहेरिट एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन द सेम वे एज मैन, कि औरतों को उस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है जिस तरीके से मैन को मिल रही है। एक सेकंड, तो देखो ये लाइन दोबारा कहता हूं, विदाउट इंक्लूडिंग, जो प्रॉपर्टी जो जा रही थी सर्वाइवरशिप की बात कर दी है और रिटेंशन की बात कर दी, और औरतों को भी इसमें इंक्लूड नहीं किया है, विदाउट इंक्लूडिंग वुमेन इन इट, ये साफ लिखा हुआ है, देखो ये विदाउट इंक्लूडिंग वुमेन इन इट, तो औरतों को भी इंक्लूड नहीं किया गया इसमें, समझ पा रहे हो। मीन दैट द वुमन कुड नॉट इनहेरिट, वो औरत को नहीं मिलेगी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन द सेम वे एज मैन, आदमी की तरह। इट सेड द लॉ बाय एक्सक्लूडिंग, ये कहता है द लॉ बाय एक्सक्लूडिंग द डॉटर फ्रॉम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, कहता है लॉ है बाय एक्सक्लूडिंग, वो एक्सक्लूड कर रहा था डॉटर्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, औरतों को पार्टिसिपेट करने में, इन द को पार्सनरी ओनरशिप, जो प्रॉपर्टी में ओनरशिप है, नॉट ओनली कंट्रीब्यूट टू, उससे क्या हो रहा था, एक तो डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रहा था, ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर, किस बात पे, भाई लड़का है लड़की, इस बात पे ग्राउंड ऑफ जेंडर पे तो डिस्क्रिमिनेशन हो ही रहा था, पर इससे और क्या हो रहा था, बट ऑल्सो हैज लेड टू ऑपरेशन, इससे उनको दबाया भी जा रहा था, ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन का मतलब दबाना, उनकी बात ना मानना, और मतलब उनको क्यों ना वो राइट मिले, उनको दबाया इसलिए जा रहा था कि लड़कों को ही राइट मिल रहा है, लड़कियों को नहीं मिल रहा है, तो दबाना तो हो ही रहा है। एंड नेगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी, और इस बात का बिल्कुल नेगेशन हो रहा था, इसको बिल्कुल नहीं माना जा रहा था कि इक्वल राइट नहीं है, जो फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी है उसको भी नहीं माना जा रहा था, गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया है। दो बातें हो रही थी इससे, पहली बात तो क्या था, भेदभाव तो दिख ही रहा था, जेंडर बाइसनेस तो थी। दूसरा इसने कहा कि भाई फंडामेंटल जो राइट है इक्वालिटी है उसको भी नहीं माना जा रहा था, जो गारंटी किया, जो हमें दिया है, गारंटी मतलब गारंटेड, जो गिवन है किसने, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिया है, इस बात का साफ कह रहा था कि औरत होने के कारण से उनको चीजें नहीं मिल रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 2005 में कहा गया, देयरफॉर इट अमेंडेड, तो उसने क्या किया, सेक्शन 6 को अमेंड किया, टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव किया, एंड कन्फर इक्वल राइट्स ऑन डॉटर्स टू, और औरतों लड़कियों को भी ये दिया गया, ये राइट्स इक्वल राइट दिए गए। पर एक देखो, एक चीज ध्यान रखें, आप 3 बार ये वर्ड आ चुका है, कन्फर ऑन, ये वर्ड कन्फर ऑन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बड़ा ध्यान रखना है। इट डिक्लेयर्ड दैट को पार्टनर डॉटर वुड बिकम ए को पार्टनर इन हर ओन राइट बाय बर्थ, उसने डिक्लेयर किया जो जन्म से ही क्या होगा, औरत वो हिस्सेदार बन जाएगी प्रॉपर्टी की, इन द सेम मैनर एज ए सन। ठीक है, वो तो अब भी कह रही है, पर फर्क क्या है 2005 में और अब में, वुड हैव द सेम राइट, और उसके पास वुड हैव द सेम राइट दैट शी वुड हैव, और उसे वही राइट्स मिलेंगे हैड शी बीन ए सन, अगर वो लड़का होती, मतलब उसको बराबर राइट मिलेंगे, जन्म से ही मिलेंगे अगर वो लड़का होती। पर कंडीशन क्या लगा दी, द अमेंडमेंट केम इनटू फोर्स, और ये अमेंडमेंट कब लागू हुआ, ऑन सितंबर 9 2005, और ये कब फोर्स में आया, केम इनटू फोर्स का मतलब कब लागू हुआ, 9 सितंबर 2005। बट इट कंटेन प्रोवाइजो, इसमें एक प्रोवाइजो था, दैट इट वुड नॉट इनवैलिडेट एनी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय पार्टीशन, कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है उसको आगे आगे डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मतलब डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी बाय पार्टीशन की वाली चीज को ऐड नहीं कर रहा था, एंड विल नॉट टेक प्रायर टू दिसंबर। और 2004 जब से ये आया है, जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया था अमेंडमेंट, ये दिसंबर 2004 में, रियल में ये तो लागू किया गया जब से ये जिस दिन आया था, और यार लागू 20 सितंबर 9 2005 में हुआ, बोला उसके बाद से ही लागू होगा ये, उससे पहले वाली औरतों पर लागू नहीं होगा। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से इस पर रेज करके आपको बताता हूं। The amendment came into force on September 9, 2005, but it contained a proviso that it would not invalidate any disposition of property by partition.
ये कहता है कि पर ये इस बात को खत्म नहीं कर रहा था, नॉट इनवैलिडेट, इनवैलिडेट का मतलब उसको खत्म करना, मतलब इनवैलिडेट वैलिडेट है तो कंफर्म करना, इनवैलिडेट उसको कंफर्म ना करना, वो इस बात को कंफर्म नहीं कर रहा था, नॉट इनवैलिडेट नहीं कर रहा था एनी डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय पार्टीशन, टी पार्टीशन के जो बेस पे था उसको इनवैलिडेट नहीं कर रहा था, एंड दैट विल हैड टेकन प्रायर टू दिसंबर, और उस ये सारी बात हो रही थी वो प्रायर, और उसने दैट हैड टेकन प्रायर टू द दिसंबर 2004, और उसने कौन सी किनको इनवैलिडेट नहीं कर रहे थे, वो किन बातों को, एक सेकंड रुकिएगा, नॉट इनवैलिडेट एनी डिस्पोजिशन, वो जो भी पहली जो भी इन डिस्पोजिशन थे, मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है किससे पहले, दैट हैड टेकन प्रायर टू द दिसंबर 2004, जो 2004 से पहले की जो चीजें थी, मान लो कोई डॉटर हुई है, उसको प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं मिलेगी क्या रहेगा, इस केस को उसने नहीं बताया है, समझिए कंफ्यूजन अब भी रह गई है, जैसे जो 2005 के बाद हुई है चलो ठीक है मान लिया गया उनको मिलेगी, पर जो 2004 से जो डॉटर्स थी उनका क्या है, इस बात को उसने क्लियर नहीं किया था, ये इट कंटेन्ड ए प्रोवाइजो दैट इट वुड नॉट इनवैलिडेट एनी डिस्पोजिशन that had taken prior to the December 2004, the day of amendment was introduced in the Rajya Sabha, जिस दिन ये अमेंडमेंट राज्य सभा में इंट्रोड्यूस किया गया था उस दिन से पहले का कोई उनको कोई लेना देना नहीं था। व्हाट ए वर्डिक्ट सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द वर्डिक्ट सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एज लॉज आर जनरली डीम्ड पर्सपेक्टिव, ऐसे माना जाता है लीज, ये हमेशा डीम्ड क्या बिलीव, डीम का में बिलीव किया जाता है कि लॉज प्रोस्पेक्टिव है, मतलब बाद में आएंगे, मतलब जो आगे जब से रूल आया है तब से ही सोचा जाएगा, उससे पहले वाले का बात नहीं होती है, भाई 2005 में आया था उससे आगे ही चीजें नहीं हुईंगी। तो सिविल केसेस रिलेटेड टू द को पार्सनरी प्रॉपर्टी थ्रू अप क्वेश्चंस, तो सिविल केसेस में बहुत सारे क्वेश्चंस इसके लिए राइज हो गए हैं, सिविल केसेस मतलब प्रॉपर्टी के केसेस, सिविल केसेस रिलेटेड टू को पार्सनरी प्रॉपर्टी, ओके, सिविल केसेस रिलेटेड टू द को पार्सनरी प्रॉपर्टी थ्रू अप क्वेश्चंस, उसने बहुत सारे क्वेश्चंस आए इस वजह से, क्योंकि भाई ये आगे प्रोस्पेक्टिव रहा तो आगे से पीछे वाला क्या होगा, सच एज वेदर इट वुड अप्लाई ओनली टू द डॉटर्स बोर्न आफ्टर सितंबर 2005, कि ये उन्हीं डॉटर्स पे अप्लाई होगा जो सितंबर 2005 के बाद पैदा हुई है, और वेदर दे वर बोर्न बिफोर इट, और या उससे पहले बोर्न हुई है, तो इस बात पे डिपेंड हो गया चीजें, ये इसमें प्रॉब्लम हो गई, इट वुड बी लिमिटेड टू दोज फादर्स, और ये उन फादर पे भी लिमिट हो गया, द को पार्टनर थ्रू हुम दे विल इनहेरिट द स्टेटस, जिन फादर से वो स्टेटस लेंगी, भाई को पार्टनर जिनसे मिलेगी, हु वाज अलाइव ऑन दैट डे, कि 2005 तक जो जिंदा थे फादर या उससे पहले गुजर गए, उस पर भी डिपेंड हो गए, समझ पा रहे हो, अगर फादर आपके 2005 से पहले जिंदा थे तो आप पे फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है, और आप पहले उससे पहले पैदा हुई है नहीं मिली है तो उसकी बात हो गई है, पर अब फिर वही बात है 2005 के बाद जो फादर जिनके चले गए उनका क्या है, तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। मैनी कोर्ट्स टुक द व्यू दैट ओनली ए लिविंग को पार्टनर डॉटर वुड गेट द बेनिफिट ऑफ द न्यू लॉ, मैनी बहुत सारे कोर्ट्स ने कहा जिनके फादर जिंदा है, ओनली लिविंग को पार्टनर, मतलब जो फादर को पार्टनर को यहाँ फादर मान लो, को पार्टनर फादर डॉटर वुड गेट द बेनिफिट ऑफ द न्यू लॉ, उसको ही नया इस न्यू लॉ का फायदा मिलेगा जिनके फादर जिंदा हैं, ठीक है। इट वॉज आर्ग्यूड दैट इफ द मैन डाइड बिफोर 2005, ये आर्ग्यू किया गया अगर मैन 2005 से पहले गुजर गया है तो वो फादर, हिज इंटरेस्ट वुड नॉट हैव पास्ड ऑन टू हिज डॉटर, तो उसका जो राइट है वो बेटी को नहीं जाएगा, एज द अमेंडमेंट वॉज येट टू कम इन टू फोर्स, और ये अभी आने में बाकी था, ये बात कह तो गई थी पर ये अमेंडमेंट आना भी बाकी था, अलाउइंग को पार्टनर स्टेटस टू वुमेन, और औरत को प्रॉपर्टी का अधिकार देने का सच स्टेटस टू सच वुमेन वुड एम्प्लाई दैट द अमेंडमेंट हैज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और इस तरीके से अगर वुमेन को आप दे रहे हो अधिकार दे रहे हो तो ये इस पे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, मतलब पुराना, ये फिर वही पुरानी वाली बात हो गई यार कि वो जो को पार्टनर जिंदा है नहीं है ये है तो इस पर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आ गया, मतलब पुराने वाला इफेक्ट इस पे आ गया जो पुराना जो था, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, द सुप्रीम कोर्ट इन प्रकाश एंड अदर वर्सेस फुलावती, ये केस है हमारा प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फुलावती, 2005 में इस केस पर क्या काम हुआ, 2005 रूल्ड ऑन दीज लाइन्स, उन्होंने इस बात पर रूल किया, उस पर बताया या कानून दिया, होल्डिंग दैट इट हैड नो रिस्पेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कि इस पे कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है। 2015 में एक नई चीज आई, ओनली लिविंग डॉटर्स ऑफ लिविंग को पार्टनर्स, वो जो जिंदा हैं डॉटर्स, ठीक है, ऑफ लिविंग को पार्टनर्स, और इनके माँ बाप भी जिंदा हैं, वुड गेट इट्स बेनिफिट, उनको ही सिर्फ फायदा मिलेगा,
एज ऑन द डेट ऑफ कमिंग इनटू इफेक्ट। जिस दिन ये लॉ आया तो बोले कि भाई अब तक जो जिंदा है ना, जिंदा को पार्टनर्स की जिंदा लड़कियों को ही ये चीज मिलेगी। ऐसा नहीं है मतलब कि भाई जिसका को पार्टनर मतलब जिसके फादर गुजर गए हैं उसको नहीं मिलेगी, लड़की गुजर गई है उसको नहीं मिलेगी। तो जो लड़की जिंदा है, फादर जिंदा है, उनको ही मिलेगी जब से ये चीज अफेक्ट में आई है। इस बात के लिए उसने कहा एज अनदर जजमेंट टुक अ डिफरेंट व्यू, और दूसरे जजमेंट ने एक अलग ही व्यू लिया। उसके बाद कोई आया होगा। दिस वॉज पोस्टेड बिफोर अ 3 जज बेंच हेडेड बाय जस्टिस अरुण मिश्रा। और इसमें 3 जज थे जिसको हेड किया गया था, जिस इसको बेंच को हेड किया गया था अरुण मिश्रा ने हेड किया था। एक नया व्यू आया, समझ पा रहे हो? जल्दी से खत्म करते हैं, तो ये हो रहा है। ओके, ट्यूसडे वर्डिक्ट हैज अपहेल्ड द स्टैंड दैट को पार्सनल स्टेटस ऑफ डॉटर इज क्रिएटेड बाय बर्थ। जो ट्यूसडे को आया है उसने ये बात पक्का कर दिया, अपहेल्ड कर दिया, इस चीज को मेंटेन कर दिया है। द स्टैंड अपहेल्ड द स्टैंड के स्टैंड को मेंटेन कर दिया, इस बात को पक्का कर दिया है दैट द को पार्सनल स्टेटस ऑफ द डॉटर इज क्रिएटेड बाय बर्थ, कि जो औरतों को अधिकार मिलेगा प्रॉपर्टी का वो जन्म से है। एंड इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन वेदर द फादर वाज अलाइव और नॉट, और ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा कि उसके फादर जिंदा हैं या नहीं जिंदा है। और नॉट ऑन द डेट ऑन विच इट केम इनटू फोर्स, और इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा किस तारीख को, 2005 से 2000 पहले आगे कुछ नहीं डिपेंड करेगा। सीधा अगर औरत लड़की है तो उसको सीधा प्रॉपर्टी मिलेगी। अ डॉटर हैज सेम स्टेटस एज सन एज सुन एज शी इज बोर्न, और उसको सेम ही स्टेटस है जैसे लड़के का है वैसे लड़की का है, इसमें कोई फर्क नहीं है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्डिक्ट इज दैट, इस वर्डिक्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, वैल्यू क्या है, दैट इट हैज पुट एन एंड टू ऑल डाउट्स, इसने सभी डाउट्स को एंड कर दिया है। when the amendment comes into the force, कि कब से amendment put एक सेकंड हुए, it has put an end to all the doubts about when the amendment comes into force। इस बात पे बिल्कुल खत्म कर दिया, कब आया था, कब से आया था, comes into force कब से ये लागू हुआ है, इस बात से कोई नहीं है। कभी भी की औरत तो आज से 50 साल पहले भी अगर औरत जिंदा है तो उसके जो राइट्स हैं वो मिलेंगे, और अभी भी है वो भी, ठीक है, मतलब हर एक को। एंड वेदर सम वुमेन कुड बी लेफ्ट आउट ऑफ इट, और whether some woman could be left out of it on the ground that it can only have prospective application। और इस बात को भी खत्म कर दिया है कि कौन सी would left out of it, और जो औरतें इससे निकाल दी गई थी ऑन द ग्राउंड, ये बात कहते हुए दैट इट ओनली हैव prospective एप्लीकेशन, की आगे वाले प्रोस्पेक्टिव इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में ये चीज अप्लाई होगी। इस बात को खत्म कर दिया है उसको, उन और जो औरतों को निकाला था ऑन ग्राउंड, इस बात को भी खत्म कर दिया, मतलब कोई डाउट नहीं छोड़ा है। अब से जो भी लड़की पैदा होगी उसको इक्वल राइट होंगे लड़के की तरह। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपके कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका आंसर करूंगा। आपको कोई लग रहा है कि थोड़ा तेज है, स्लो है, ये चीज़ मुझे मेंशन करनी चाहिए, कोई भी अगर आपका डाउट होता है प्लीज़ लिखिए, मुझे मोटिवेशन लेगा और मैं थोड़ा और तरीके से काम कर पाऊंगा। आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आज का हमारा एडिटोरियल पेज खत्म होता है। फाइन।